chapter Natural Resources from class 9th. So, everything that surrounds us is called environment. यानी कि हमारी सराउंडिंग में हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो सब environment होती है. और environment में दो टाइप के components होते हैं जो कि biotic and abiotic. Biotic components living होते हैं और abiotic non living होते हैं. देन बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर को कंबाइन करके एक बायोस्फीयर बनता है और बायोस्फीयर के अंदर ही लाइफ होती है. नेक्स्ट, लिथोस्फीयर जो अर्थ का लैंड पार्ट है वो लिथोस्फीयर होता है. एंड देन एटमॉस्फेयर, ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट कवर्स ऑल अर्थ. लैंड के ऊपर जो एयर का एक ब्लैंकेट होता है जिसके अंदर वेरियस टाइप ऑफ गैसेस, वाटर मॉलिक्यूल, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं. एंड देन हाइड्रोस्फीयर जो वाटर कंपोनेंट है बायोस्फीयर का उसे हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं. एंड बायोटिक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं एंड एबायोटिक जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं. नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो नेचुरली ऑकर होते हैं यानी कि मैन मेड नहीं होते. और नेचुरल रिसोर्सेज के दो टाइप्स हैं, इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल. सो इनएग्जॉस्टिबल वो होते हैं जो एक्सेस में प्रेजेंट होते हैं यानी कि वो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकते, हमें उन्हें जितना भी यूज़ करें. फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी. एंड एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और एग्जॉस्ट हो सकते हैं. एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के भी दो टाइप्स हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो टाइम के साथ हम यूज़ भी करते रहते हैं और वो टाइम के साथ बनते भी रहते हैं. फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, सॉइल, यानी कि ये ख़त्म भी होते रहते हैं और बनते भी रहते हैं. और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो बहुत जल्दी रिप्लेनिश नहीं हो सकते, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स, इनको बनने में बहुत साल लगते हैं. फर्स्ट इज़ एयर. एयर क्या होती है? गैशियस एनवेलप सराउंड्स अस. एयर एक एनवेलप की तरह है जिसके अंदर बहुत सारी गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स वगैरह वगैरह प्रेजेंट होते हैं और ये पूरी अर्थ को सराउंड करती है. एंड देन एटमॉस्फेयर के कुछ जोन्स हैं, एक्सोस्फेयर, आइनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर. सो अर्थ के लिथोस्फेयर के सबसे ऊपर है ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, उसके ऊपर मीजोस्फेयर, उसके ऊपर थर्मोस्फेयर, उसके ऊपर आइनोस्फेयर और उसके ऊपर एक्सोस्फेयर. देन majority of events like thundering, cloud formation etc. occurs in troposphere. जो ये हम डेली लाइफ में एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर चेंजेस देखते हैं, थंडरिंग, क्लाउड फॉर्मेशन, रेन, स्नोफॉल, ये सब मोस्टली ट्रोपोस्फेयर के अंदर होती है. ठीक है. देन एयर इज़ मिक्सचर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर्स. सो एयर ये नहीं है कि उसमें सिर्फ गैसेस ही होंगी, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, वाटर वेपर्स भी होते हैं, स्मॉग भी होता है. ओके. हमारी एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसकी कंपोजिशन में कुछ मेन गैसेस ये हैं. नाइट्रोजन 78.09% है, ऑक्सीजन 20.93%, आर्गन 0.93% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%. नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? सो सबसे पहले क्लाइमेट कंट्रोल. एयर इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. एयर बैड कंडक्टर है हीट की, इस वजह से जो सन रेज आती हैं वो एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट कर देता है, और अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा और अगर एयर गुड कंडक्टर होती हीट की, सो अब तक अर्थ जल चुकी होती. देन इट कीप्स एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ स्टेडी. जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखती है एटमॉस्फेयर. देन नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ एयर. और मूवमेंट ऑफ एयर को क्या बोलते हैं? विंड. ड्यूरिंग डे टाइम कूल एयर फ्लोज फ्रॉम सी टुवर्ड्स लैंड एंड रिवर्स इन नाइट. अगर देखो, अगर कोई भी पार्टिकल गर्म है सो उसके ऊपर या उसके सराउंडिंग में जितने भी एटम्स होंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी और वो मूव करना स्टार्ट करेंगे. ठीक है. सो इसलिए लैंड जब गर्म होता है, लैंड का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, सो जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करना स्टार्ट करते हैं. और डे टाइम में वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर से लैंड की तरफ मूव करते हैं ताकि टेम्परेचर स्टेडी रह सके, और नाइट के टाइम में इसी का रिवर्स. देन थर्ड पॉइंट, रेन. वाटर बॉडीज़ गेट हीटेड बाय सन. जो वाटर बॉडीज़ हैं वो हीट होती हैं सन की रेडिएशंस की वजह से. देन वाटर इवेपोरेट्स. वाटर इवेपोरेट होगा, देन एटमॉस्फेयर में जाके वो कूल डाउन होंगे वाटर मॉलिक्यूल्स. उसके बाद कूल डाउन के बाद वो कंडेंस हो जाएंगे और उसके बाद टाइनी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में फॉल डाउन हो जाएंगे और हम इसी को रेन बोलते हैं. Next is air pollution. It caused due to forest fires, burning of fossils, vehicle smoke, mining, emission from factories. Air pollution के बहुत सारे reasons हैं, जैसे कि
कभी फॉरेस्ट में नेचुरल फायर्स लग जाती है, उनकी वजह से भी बहुत सारी गैसेस और डस्ट रिलीज़ होता है और वो पोल्यूशन कॉज करता है। उसके बाद हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तब भी पोल्यूशन होता है। उसके बाद जो व्हीकल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, उनके स्मोक से भी पोल्यूशन होता है। एंड जो जहाँ पे जिन एरियाज़ में माइनिंग होती है, वो माइनिंग का जो डस्ट पार्टिकल्स है सारे, वो भी एयर में जाते हैं और पोल्यूशन कॉज करते हैं। उसके बाद जो फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ का धुआं, ये भी एज वी ऑल नो बहुत पोल्यूशन कॉज करते हैं। देन गैसेस लाइक SO2, NO2, CO, H2S, NH4, CH4, क्लोरीन एक्सेट्रा क्रिएट्स एयर पोल्यूशन। सो ये कुछ गैसेस हैं जिनको ग्रीन हाउस गैसेस भी बोलते हैं, और उनके अलावा भी कुछ गैसेस हैं, ये भी एयर पोल्यूशन कॉज करती हैं, क्योंकि इन गैसेस के इनटेक से हमें बहुत सारी डिजीज़ेस हो सकती हैं। और एयर के अंदर ही इन गैसेस के रिएक्शन से एसिड रेन भी होती है, जो कि बहुत हार्मफुल होती है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एंड बायोडाइवर्सिटी के लिए। Now, effects of air pollution causes asthma, bronchitis and allergic cold. एयर पोल्यूशन से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिनका एग्जाम्पल है अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और एलर्जी। देन पोल्यूटेंट गैसेस कॉज इरिटेशन इन आइज, थ्रोट एंड लंग्स। सो ये तो हमें पता ही है, जिस एरिया में ज़्यादा पोल्यूशन होता है वहाँ पे खुद ही आइज बर्न होने लगती हैं और लंग्स में भी इशू होता है। देन ऑल्सो कॉज कैंसर, एयर पोल्यूशन से कैंसर हो सकता है। देन दे इंक्रीजेज ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि जो ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो हीट को ट्रैप करती हैं और हीट को रिफ्लेक्ट नहीं करती, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती है। देन सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर इन एटमॉस्फेयर एंड कॉजेज एसिड रेन। एसिड रेन की वजह से हमारे प्लांट्स भी डिस्ट्रॉय होते हैं। देन वाटर के अंदर जो लाइफ है, यानी कि फिशेस एक्सेट्रा, वो भी बहुत इफ़ेक्ट होती हैं। एंड एसिड रेन से जैसे कि ताजमहल का कलर भी येलो हो गया, पहले वाइट था, और ये किस लिए हुआ है? सिर्फ पॉल्यूशन और एसिड रेन की वजह से हुआ। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ओजोन। ओजोन ऑक्सीजन का ही एक एलोट्रॉप है, जो कि O3 होता है जिसका फॉर्मूला। देन ओजोन एक पॉइजनस गैस है और ये स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। ओजोन फॉर्म लेयर सराउंडिंग अर्थ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज। जो ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है और वो पूरी अर्थ के सराउंड एक लेयर फॉर्म करती है और हमें हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। देन CFCs, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CH3Br एक्सेट्रा कॉज ओजोन डिप्लीशन। ये कुछ गैसेस हैं, कुछ कंपाउंड्स हैं जिनकी वजह से ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, और ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि अगर ओजोन डिप्लेक्ट हो गई तो हर इंसान को कोई ना कोई डिजीज़ हो जाएगी एंड प्लांट्स में भी बहुत सारे इश्यूज हो जाएंगे, हमारी क्रॉप्स नहीं उगेंगी अच्छे से। देन इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन, स्किन कैंसर, आई डैमेज, डिक्रीज क्रॉप यील्ड, डैमेज ऑफ इम्यून सिस्टम। ओजोन डिप्लीशन से यानी कि यूवी रेज अगर हमारे अर्थ के अंदर आने लग गई, ओजोन ख़त्म हो गया, सो स्किन कैंसर हो सकता है, आइज़ में इशू हो सकते हैं, क्रॉप यील्ड डिक्रीज हो सकती है एंड इम्यून सिस्टम डैमेज हो सकता है ह्यूमंस का एंड एनिमल्स का भी। नेक्स्ट इज़ वाटर। हाइड्रोस्फेयर कंप्राइजेज ऑफ वाटर। जो हाइड्रोस्फेयर होता है उसमें सिर्फ वाटर और वाटर लाइफ होती है। देन वी हैव ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर, सो वी हैव टू हार्वेस्ट वाटर। हमारे पूरे वर्ल्ड में जितना भी वाटर है उसमें से सिर्फ 1% वाटर ऐसा है जिसे हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, जो कि फ्रेश है। इसलिए हमें वाटर को सेव करना चाहिए, वाटर को हार्वेस्ट करना चाहिए। देन एडवांटेजेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इट कंट्रोल्स फ्लड, check soil erosion, raise water table, maintain supply during dry month. रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि पॉन्ड्स बनाना, लेक्स बनाना एक्सेट्रा, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। ये फ्लड को कंट्रोल करता है, उसके बाद सॉइल इरोजन को भी कम करता है। अगर फ्लड ही नहीं होगा तो सॉइल इरोजन कैसे होगा, है ना। देन वाटर टेबल को मेंटेन करता है, यानी कि हम लोग उसी वाटर को यूज़ कर सकते हैं हमारी डेली लाइफ में। उसके बाद जब गर्मियों का मौसम आता है उसके टाइम पे वो हमें सप्लाई प्रोड्यूस करता है। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट इज़ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन 3 टाइप का होता है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। जो फिजिकल वाटर पोल्यूशन है उसके अंदर तो थर्मल पावर प्लांट्स का वेस्ट होता है, और थर्मल पावर प्लांट्स का वेस्ट बेसिकली सिर्फ ये होता है कि वो हॉट वाटर को सी में, लेक्स में, ओशंस में, रिवर्स में, इन सब में रिलीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। देन केमिकल वाटर पोल्यूशन, इसके अंदर फर्टिलाइजर्स, DDT, पेस्टिसाइड्स एंड जो फैक्ट्रीज़ के हार्मफुल वेस्ट हैं वो होते हैं। देन बायोलॉजिकल पोल्यूशन, बायोलॉजिकल पोल्यूशन के अंदर जो हाउस होल्ड वेस्ट होता है वो होता है। देन सीवेज, देन एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआज एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन किस किस के कारण होता है? सबसे पहले तो सीवेज, हाउस होल्ड वेस्ट
and then industrial waste, then soaps and detergents, fertilizers and pesticides, और thermal pollution. नेक्स्ट इज़ इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट्स हैं? सबसे पहले तो डिजीजेज हो जाती हैं जैसे कि टाइफाइड, कलेरा, जॉन्डिस एक्सेट्रा. उसके बाद इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंस होती है क्योंकि अगर वाटर पोल्यूशन होगा सो वाटर लाइफ इफेक्ट होगी और उससे इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा. पॉल्यूटेंट्स अफेक्ट्स लाइफ इन वाटर, जैसा कि मैंने अभी बोला. देन यूट्रिफिकेशन होगा. यूट्रिफिकेशन का मतलब है वाटर के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसकी अमाउंट, उसकी क्वांटिटी कम होने लगती है. ठीक है. डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर गेट रिड्यूस्ड. देन बायोमैग्निफिकेशन, इंक्रीजेज इन कंसनट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन फूड चेन. जैसे कि डीडीटी है. सो सबसे पहले क्रॉप से वाटर बॉडीज़ के अंदर जाएगी वो डीडीटी, उसके बाद स्मॉल फिशेज उसको खाएगी, उसके बाद बिग फिशेज उसको खाएगी. सो डबल अमाउंट में वो बिग फिश के अंदर गई, उसके बाद उससे कोई बड़ा प्रेडेटर उसको खाएगा. सो उसकी कंसनट्रेशन और इंक्रीज़ हो गई एंड वो डीडीटी बहुत हार्मफुल होती है. सो ये ही बायोमैग्निफिकेशन है कि कंसनट्रेशन किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस की, किसी भी हार्मफुल मॉलिक्यूल की अगर बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हो रही है तो वो बायोमैग्निफिकेशन है. नेक्स्ट इज सॉइल. पोर्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट दैट कंसिस्ट डिसइंटीग्रेटेड रॉक एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. सॉइल हमारे अर्थ क्रस्ट की सबसे अपर मोस्ट लेयर है जो कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और ये बनती है डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से और डिसइंटीग्रेटेड रॉक से, यानी कि रॉक्स जिनका ब्रेक डाउन हो चुका है, जो कि अब स्मॉल साइज़ में ब्रेक हो चुके हैं, और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल जिनका डिकम्पोजिशन हो गया है या फिर उनका डिकम्पोजिशन चल रहा है. नेक्स्ट, सॉइल फॉर्म कैसे होता है? सॉइल फॉर्म होने की मेनली दो ही प्रोसेस हैं. सबसे पहले वेदरिंग. वेदरिंग कुछ नहीं है, बस बड़े जो रॉक्स हैं वो स्मॉल पार्ट्स में टूटते जाते हैं, इसी प्रोसेस को वेदरिंग बोलते हैं. एंड पेरियोजेनेसिस. पेरियोजेनेसिस है कोई भी लीव है, स्टेम है, वो सॉइल के ऊपर गिर गई तो उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरियाज, फंगीज, वो सब उनके ऊपर एक्ट करेंगे और उसको डिकम्पोजिशन करेंगे. सो ये पेरियोजेनेसिस है. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सॉइल. सॉइल 3 टाइप की होती है, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड लोमी सॉइल. सो सैंडी सॉइल के अंदर जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में मिलते हैं, यानी कि उनकी परसेंटेज लार्ज होती है. और सैंड पार्टिकल्स कौन से होते हैं? जिनका साइज़ 0.05 mm से 2 mm तक होता है. देन क्ले सॉइल. क्ले सॉइल में क्ले पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं और क्ले पार्टिकल्स का साइज़ बहुत कम होता है, यानी कि 0.005 mm से 0.00001 mm तक. देन लोमी सॉइल. लोमी सॉइल के पास क्ले पार्टिकल्स भी होते हैं, स्लिट भी होते हैं एंड सैंड पार्टिकल्स भी होते हैं और ह्यूमस भी होते हैं. और लोमी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है. नेक्स्ट, सॉइल इरोजन क्या होता है? रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल विच इज़ फर्टाइल लेयर. अगर सॉइल की जो अपर मोस्ट लेयर है जिसके अंदर ह्यूमस प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, अगर वो रिमूव हो गई तो इसका मतलब है सॉइल इरोजन हो गया और अपर मोस्ट लेयर फर्टाइल लेयर होती है. देन सॉइल इरोजन के कॉजेज़ क्या क्या है? स्ट्रॉन्ग विंड्स, यानी कि तेज़ हवा चल रही है जिसकी वजह से सॉइल उड़ गया, ये भी हो सकता है. देन हैवी रेंस. हैवी रेंस की वजह से वाटर के साथ फ्लो होके चला गया वो सॉइल. देन इम्प्रॉपर फार्मिंग. इम्प्रॉपर फार्मिंग का मतलब ये है कि कुछ फार्मर्स होते हैं जो एक साल खेती करेंगे, दूसरे साल खेती नहीं करेंगे, उसको खेत को, अपनी फील्ड को खाली रख देंगे, उसमें कुछ भी ग्रो नहीं करेंगे, जिसकी वजह से अगर विंड्स आएंगी सो वो भी सॉइल को लेके जाएंगी और बारिश आई वो भी सॉइल को लेके जाएगी. सो इसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है. देन इफेक्ट्स क्या होता है? सबसे पहले तो फर्टिलिटी का लॉस होता है, नॉर्मल सी बात है. उसके बाद लैंडस्लाइड्स होते हैं. अगर हिली एरियाज़ में अगर हमने कोई लेयर हिल की हटा दी तो इट्स ऑब्वियस कि जो ऊपर जो लेयर है वो स्लाइड होगी ही. सो ये लैंडस्लाइड्स भी कॉज करती है. देन फेमाइंस. फेमाइंस का मतलब है कि अगर सॉइल में फर्टिलिटी नहीं होगी सो हमारी क्रॉप यील्ड कम होने लगेगी और वो कम होगी सो हमें शॉर्टेज ऑफ फूड होगा. देन प्रिवेंशन. हम सॉइल इरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे पहले इंटेंसिव क्रॉपिंग, यानी कि खेत को, फील्ड को खाली रखो ही मत, हमेशा कुछ ना कुछ ग्रो करके रखो ताकि जो रूट्स हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखें. देन सॉविंग ग्रास. अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे हम क्रॉप नहीं उगा सकते वहाँ पे ग्रासेस लगा दो ताकि उनकी रूट्स भी सॉइल को बाइंड करके रखें और वो सॉइल फ्लो ही ना हो. देन प्रॉपर ड्रेनेज कैनल्स अराउंड फील्ड, यानी कि जो फील्ड्स हैं उनके आसपास एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए जिसकी वजह से अगर कोई हैवी रेन आई सो वो वाटर फ्लो हो सके. नेक्स्ट, सॉइल पॉल्यूशन किस किस वजह से होता है? तो केमिकल्स की वजह से, पावर प्लांट्स के जो वेस्ट होते हैं उनकी वजह से, फैक्ट्रीज़ के वेस्ट है उनकी वजह से, देन फर्टिलाइज़र्स के वेस्ट की वजह से, और उसके बाद जो हाउस होल्ड का वेस्ट होता है उसकी वजह से भी सॉइल पॉल्यूशन होता है. अब हम पढ़ेंगे अबाउट न्यूट्रिएंट साइकिल. सो सबसे पहले वाटर साइकिल. सो जो
सन है, सन की रेडिएशंस की वजह से वाटर इवेपोरेट होगा, उसके बाद वो कंडेंस होगा, कंडेंस होने के बाद वो क्लाउड फॉर्म कर लेगा, उसके बाद प्रेसिपिटेशन होगी यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में रेन होंगी और वो वाटर वापस अर्थ पे आएगा, उसके बाद वो वापस से अपनी वाटर बॉडीज़ के अंदर स्टोर हो जाएगा, उसके बाद वापस से इवेपोरेशन, सेम प्रोसेस चलता रहेगा और इसे यही कहते हैं वाटर साइकिल। नेक्स्ट इज़ नाइट्रोजन साइकिल। सो सबसे पहले जो गैशियस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो बैक्टीरियाज एब्जॉर्व करेंगे, उसके बाद उनको फिक्स करेंगे, उनका फिक्सेशन करेंगे, उसके बाद वो सॉइल में ही रह जाएगी, उसके बाद ऑर्गेनिक मटेरियल्स के साथ वो मिक्स हो जाएगी। आफ्टर दैट नाइट्रिफिकेशन होने के बाद वो नाइट्रेट्स बनाएगी, उसके बाद नाइट्रेट्स के बाद प्लांट्स उनको कंज्यूम करेंगे, प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे एंड डी नाइट्रिफिकेशन में भी यूज़ होगी वो, यानी कि वापस से N2O और नाइट्रोजन गैस फॉर्म होगी। उसके बाद जो फॉसिल फ्यूल एमिशंस होते हैं उसके अंदर भी नाइट्रोजन रिलीज़ होती है जो कि क्लाउड के साथ ही मिक्स हो जाएगी और उसके बाद फिर वापस से रेनफॉल होगी। उसके बाद जो प्लांट्स हैं उनको एनिमल्स खाएंगे, एनिमल्स का ऑर्गेनिक मैटर जो होगा उसके अंदर भी नाइट्रोजन होगी, उसके बाद उनका मिनरलाइजेशन होगा, उसके बाद उनका वापस से अमोनिया बनेगा, उसके बाद नाइट्रेट्स, सो ये ही चलता रहेगा। सो सबसे पहले जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होगी उसका नाइट्रिफिकेशन होगा, उसके बाद जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है और इंडस्ट्रियल है उन दोनों का फिक्सेशन होगा, उसका वापस से नाइट्रिफिकेशन होगा, देन वो नाइट्रेट्स फॉर्म करेंगे, उसके बाद उनका डीनाइट्रिफिकेशन होकर वो वापस से गैसियस फॉर्म में आ जाएंगी एंड वापस से जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन होगा, ग्रीन प्लांट्स उसको इनटेक करेंगे, उसके बाद ग्रीन प्लांट्स को एनिमल्स खाएंगे, एनिमल्स के बाद फिर एनिमल्स का जो वेस्ट है वो अमोनिया के फॉर्म में रिलीज़ होगा, उसका वापस से नाइट्रिफिकेशन होकर नाइट्रेट्स बनाएगा, देन नाइट्रेट्स के बाद वो वापस से एटमॉस्फेयर में आ जाएंगे। सो यही प्रोसेस चलता रहेगा। नाउ ऑक्सीजन साइकिल। सो सबसे पहले ऑक्सीजन एयर में होती है और वाटर में होती है, सो वो रेस्पिरेशन में यूज़ होगी, उसके बाद रेस्पिरेशन में एज वी ऑल नो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज़ होता है, सो ये दोनों फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाएंगे। फोटोसिंथेसिस में वो वापस से ग्लूकोज भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है एंड ऑक्सीजन भी, सो फोटोसिंथेसिस में ये दोनों ही प्रोडक्ट रिलीज़ हो जाएंगे, उसके बाद रेस्पिरेशन में वापस से यूज़ हो जाएंगे। सो ये प्रोसेस चलता रहेगा। लास्ट टॉपिक, कार्बन साइकिल। सो सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो एटमॉस्फेयर में होगी, उसके बाद फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट्स उसको एब्जॉर्व करेंगे, उसके बाद इन प्लांट्स को एनिमल्स खाएंगे, एनिमल्स रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का वापस से रिलीज़ कर देंगे। उसके बाद जो प्लांट से मान लो अगर उनकी डेथ होगी यानी कि वो प्लांट उसके बाद डिके होंगे, उसके बाद वो फॉसिल फ्यूल्स बना लेंगे, उसके बाद इंडस्ट्रीज़ में उसका कंबशन होगा और फिर वापस से वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आ जाएगी। एंड यहाँ पे अगर वो फॉसिल फ्यूल नहीं बना यानी कि उसका डिके होगा और डिके के बाद वापस से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी तो रेस्पायर करते हैं एंड सेम वाटर में भी यही होता है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करेंगे, उसके बाद फिशेज इसको खाएंगी, उसके बाद रेस्पायर करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड वापस से एटमॉस्फेयर में। और अगर वो प्लांट डिके हो गया, सो डिके होने के बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको डाइजेस्ट करेंगे, उसका डिकम्पोज करेंगे एंड वो भी रिस्पायर करेंगे और वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस से एटमॉस्फेयर में। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स रखने का एक जो मेन तरीका है वो फोटोसिंथेसिस ही है। इस वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहे और ग्लोबल वार्मिंग भी ना हो।